नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे की हम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे का मकसद क्या है, इस पर आगे डिटेल से बातचीत करेंगे। और क्या वाकई में राफेल एम को लेकर कोई डील हो सकती है, डिटेल से इसके बारे में आगे हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। लेकिन साथ ही में अमेरिका की एक और सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा है कि 2025 में चीन ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। और यहां पर अमेरिका का क्या रोल होने वाला है और इंडिया का क्या रोल होगा, इसको आगे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में बखान कॉरिडोर को लेकर चीन और पाकिस्तान तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाने वाले हैं या तालिबान के ऊपर जंग थोपने वाले हैं, समझना होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में लेंगे हिस्सा। भारत फ्रांस के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। 26 राफेल एम और 3 पनडुब्बियों की डील संभव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में लेंगे हिस्सा। भारत फ्रांस के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। राफेल एम और 3 पनडुब्बी की डील संभव। फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। फरवरी में फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में लेंगे हिस्सा। भारत फ्रांस के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। राफेल एम और 3 पनडुब्बी की डील संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी, 10 और 11 फरवरी को जाएंगे फ्रांस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से जो है उनकी मुलाकात होगी। भारत फ्रांस के बीच अहम डील होगी। 26 राफेल एम और सबमरीन की डील होगी। भारत फ्रांस में सैफ्रॉन इंजन की क्या डील संभव है, ये सबसे अहम पॉइंट होगा, जिसको लेकर हम आगे बातचीत अपने एक्सपर्ट से करेंगे। ये अहम मुद्दा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद, थैंक यू। चर्चा की शुरुआत संजय कुलकर्णी सर आपके साथ में करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 फरवरी को फ्रांस के दौरे पे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, उसमें वो हिस्सा लेंगे। लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या राफेल एम को लेकर कोई डील पॉसिबल है, क्या स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को लेकर कोई बातचीत हो सकती है, क्या सैफ्रॉन इंजन जो फ्रांस भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए तैयार है उस पर कोई सहमति बन सकती है, या इस बात की भी चर्चा बहुत तेज है कि 36 और राफेल इंडियन एयरफोर्स ले सकती है चीन और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए। तो क्या उस पर भी बातचीत हो सकती है? कई सवाल मैंने रख दिए हैं सर आपके सामने। धन्यवाद राजेश। जैसे आप जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और उसको हम लोगों ने देखा कि कोविड के समय में भी, और जितनी भी परेशानियां आई, जिस प्रकार से भारत और चीन के बीच में जो तनाव हुआ, उसके बावजूद और उसके बीच में जिस प्रकार से राफेल आए और जिस प्रकार से पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया। और यही एक कारण है कि भारत और फ्रांस के बहुत पुराने रिश्ते हैं। चाहे हम मिराज डील्स को देखें, पुराना इसमें, या हेलीकॉप्टर जो हमारे पास हैं बहुत पुराने वाले, जो चीता जो चेतक बोलते हैं, वो सब फ्रेंच एलिवेट्स हैं। तो काफी हद तक भारत और फ्रांस के बीच में एक तरीके से बहुत पुराने रिश्ते और संबंध हैं। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है 10 और 11 को, और प्रधानमंत्री का जो विजिट का प्रोग्राम आया है वो 11 और 12 फरवरी को लेकर के आया है। तो और कहा जाता है कि सीसीएस का नोट है जिसमें कि $10 बिलियन के आसपास, जो खासकर 26 एक राफेल
तो 3 जो सबमरीन है कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए, उनका रिपीट ऑर्डर है। 6 ऑलरेडी है, जो 5वीं जो 6ठी सबमरीन है वो इस 15 जनवरी जी को प्रधानमंत्री जी उसको उद्घाटन करेंगे और अपना नेवी को देंगे। तो उसके रिपीट ऑर्डर्स 3 का है, वही स्कॉर्पियन कन्वेंशनल अपना सबमरीन। जहां तक कि 26 राफेल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स विक्रमादित्य और विक्रांत के लिए जरूरत है हमें, जिसमें जो 22 के आसपास है जो होंगे, और 4 उसके साथ ट्रेनर्स हैं। पहले भी जी अपने पास एयरफोर्स में राफेल्स हैं, तो कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स, मेंटेनेंस फैक्टर्स, काफी कुछ आसान हो जाता है। और अमेरिका के साथ लेकर के हम देख रहे हैं कि अपने जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं उनको भी इंजन मिलने में बड़ी जबरदस्त परेशानी हो रही है। चाहे हम कितना भी कहें, जिस प्रकार से F404 इंजन आने थे वो नहीं हो पा रहे, तो वहां पर भी दिक्कत है। तो जरूर प्रधानमंत्री जो है अगर जा रहे हैं, और उनके जो संबंध हैं मैक्रोन साहब से, वो भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं फ्रांस में, उसको लेकर के भी, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल का दौर है, जो हम कहेंगे जी जी हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है, जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, चाहे साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो उसको लेकर के भी, क्योंकि भारत जो है वो सॉफ्टवेयर को लेकर के बहुत आगे है, चाहे वो धीरे धीरे करके जिस प्रकार से उसके ऊपर एक मैं कहूंगा द काइंड ऑफ लीड लेने की कोशिश कर रहा है भारत, बहुत अच्छी जी बात है। और यही कारण है कि सारे कोई अपने साथ उसके उसमें प्रभावित भी होते हैं, और हमारे साथ वो चलने की कोशिश भी करते हैं, खासकर साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब जाएंगे, और मैक्रोन साहब ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री भारत के यहाँ पर आएंगे, पिछले साल भी 4 बार मिले हैं, वो पिछले साल यहाँ पर रिपब्लिक डे में अपने गेस्ट भी थे। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है भारत और फ्रांस के संबंधों को लेते हुए, और भारत के सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए, राफेल्स को देखते हुए, सबमरीन्स को देखते हुए, इंजन्स को देखते हुए, पुराना हम जी लोगों का जो है प्लस 2000 कुछ करोड़ का वैसे भी कुछ छोटे 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 जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं शिप बिल्कुल सर बिल्डिंग में, उनको लेते हुए मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि हमारे रिश्ते फ्रांस के साथ तगड़े हो, और हम एक ही देश के ऊपर निर्भर ना हो, एक बास्केट ऑफ देश बिल्कुल सर जिसमें सब शामिल हो, सबका एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे हो। या राजू जी। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि फ्रांस की नेवी के साथ इस वक्त भारत की नेवी वॉर एक्सरसाइज भी कर रही है। चार्ल्स डी गाले जो उनका युद्ध पोत है वो भी इस वक्त भारत के में मौजूद है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी, जिस वक्त रूस और भारत के रिश्तों को लेकर चर्चा होती है, पिछले 1-1.5 दशक में हम भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर बहुत चर्चाएं सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते अब ज्यादा मजबूत नजर आते हैं रणनीतिक तौर पर सर। निश्चित रूप से राजेश जी, भारत और फ्रांस के रिश्ते बेहद प्रगाढ़ है, मजबूत हैं, और इनका जो आधार है जाहिर है कि हमारे जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस हैं। और भारत और फ्रांस के बीच में एक समानता ये भी है कि भारत भी अपनी विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करता है, पूरी तरीके से करता है। और फ्रांस यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के साथ उसका अलायंस का रिलेशनशिप है, लेकिन फ्रांस की जो विदेश नीति है, फ्रांस की जो रक्षा नीति है, उसमें हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एलिमेंट भी देख सकते हैं। फ्रांस एक डिस्टिंक्ट तरीके से, एक विशिष्ट तरीके से अपनी विदेश नीति के बारे में कंसिडरेशंस, डिलिबरेशंस करता है। अभी हाल के समय में आपने देखा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक यूरोपियन डिफेंस कोalition को बनाने की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि यूरोपीय राष्ट्रों को अपना एक स्वयं का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना चाहिए, उसे अमेरिका और अन्य राष्ट्रों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके के जो विचार हैं वो इमैनुअल मैक्रोन भी व्यक्त करते रहे हैं, और उसके पहले भी अगर आप फ्रांस के नेताओं को देखें तो उनके विचार भी ऐसे रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो एक एलिमेंट है वो भी भारत को और फ्रांस को आपस में साथ लाता है। भारत भी अपने जो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस होते हैं, जो विदेश नीति और रक्षा नीति के जो कंसिडरेशंस होते हैं, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो भारत पूरी तरीके से उसको एक्सरसाइज करता है। तो ये भी दोनों देशों को साथ में लाता है। साथ ही साथ भारत और फ्रांस के बीच में इंडो पैसिफिक को रीजन को लेकर के भी एक व्यापक सहमति बन रही है। फ्रांस का इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस का भी एक बहुत बड़ा उसका इंटरेस्ट है, और फ्रांस भी इस बात को जानता है कि इंडो पैसिफिक रीजन
21वीं सदी का मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट डायनामिक रीजन है और अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। 60% वहां की आबादी इस क्षेत्र में रहती है और यहाँ पर अपार संसाधन है, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी हैं। चाइना जैसी एक चुनौती है जो कि पूरे इंडो पैसिफिक को डोमिनेट करना चाहता है और जाहिर है कि जी फ्रांस भी इस बात को चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स वहां बना रहे, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे। तो उसको लेकर के भी भारत और फ्रांस के बीच में गहरा कोलैबोरेशन निसंदेह होगा। एक अन्य जो विषय जहां पर भारत और फ्रांस काफी नजदीक आए वो है वातावरण परिवर्तन का विषय। जो आपको याद होगा राजेश जी जी, आपके दर्शकों को भी याद होगा कि जो पिछले ट्रंप प्रशासन के दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर आ गए तो उस समय भारत और फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने पूरी पेरिस क्लाइमेट डील को बचाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था और उसमें फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो इनिशिएटिव लेकर के आए थे और आज भारत और फ्रांस के इनिशिएटिव की वजह से आज ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत ही रोबस्ट स्थिति में दिखाई देता है। तो वातावरण बिल्कुल परिवर्तन के सर। चुनौतियों को भी, वैश्विक चुनौती को भी डील करने में भारत और फ्रांस के बीच की गहरी साझेदारी है। और जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में गहरी दोस्ती है, गहरी समझदारी है। और जब इमैनुअल मैक्रोन का फिर से एक बार निर्वाचन हुआ था तो हमारे प्रधानमंत्री तो एक यात्रा के दौरान उनको बधाई देने तक पहुंचे थे। तो इस तरीके की गहरी केमिस्ट्री दोनों नेता शेयर करते हैं। और डिस्टिंक्टली अगर मैं बात करूं तो भारत और फ्रांस के जो रक्षा के संबंध है वो बेहद मजबूत हो चुके हैं। जो रफेल बिल्कुल सर, जो नो डाउट। विमानों का जिस तरीके से हमने फ्रांस से लेने का निर्णय किया और अब रफेल एम की हम के डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सबमरीन्स की डील करने जा रहे हैं और जाहिर है कि जो अनेक जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी इत्यादि को भी फ्रांस अब शेयर करेगा। तो इस तरीके की जी जो संभावनाएं प्रबल हैं और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और फ्रांस के बीच के जो रक्षा के सहयोग का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और ये जो संबंध है, ठीक जो है सर। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको दोनों राष्ट्र 25वें वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 25th एनिवर्सरी को ये दोनों राष्ट्र भारत और फ्रांस सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। वैसे तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप काफी पुराने हैं लेकिन 25 वर्ष जी हमारे जी हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। तो ये मेरा मानना है कि ये भारत और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आने वाले समय में हायर ट्रेजेक्टरी को और अटेन अभी करेगी और और ऊंचे स्तर पर बेहतर पहुंचेगी होगी सर। और ये चलिए पूरे मैं विश्व में आता हूं आप पूरे दोनों के विश्व पास, के लिए क्योंकि एक खास अवसर। ठीक है सर। चलिए एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास से लौट कर आता हूं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से बड़ी खबर सामने आ रही है। 2025 में ही ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में हमले की बात। ताइवान पर आर्थिक और सैन्य प्रेशर बना रहा चीन। चीन के हमले से प्रभावित होंगे अमेरिकी हित, ये रिपोर्ट कह रही है। 2025 में ताइवान पे हमला कर सकता है चीन। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा। 2025 में ही ताइवान पर हमला कर सकता है चीन। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के हमले से प्रभावित होंगे अमेरिकी हित, रिपोर्ट कह रही है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार जल्दी से आपको जानकारी देते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट के पास चलेंगे। अमेरिकी थिंक टैंक रिपोर्ट, सेंटर फॉर प्रिवेंटिव एक्शन नाम का थिंक टैंक अमेरिका का, जिसकी रिपोर्ट सामने आई कि 2025 में ही ताइवान पर हमला संभव। चीन ने की है हमले की पुख्ता तैयारी। चीन ताइवान पर बना रहा प्रेशर, और ये प्रेशर दो तरह का है, एक सैन्य और दूसरा आर्थिक। चीन को रोकना जरूरी होगा अमेरिका के लिए। ये रिपोर्ट कह रही है कि चीन को रोकना होगा और ये जरूरी होगा अमेरिका के लिए कि चीन को रोके, क्योंकि यहां पर अमेरिकी हित प्रभावित होंगे अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाता है। चीन फिलीपींस जंग की भी संभावना इस रिपोर्ट में जताई गई है और यह भी कहा गया है कि फिर अमेरिका और उसके अलाइज को इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा अगर ये जंग फिलीपींस जापान की तरफ भी बढ़ती है। लेकिन क्या वाकई में 2025 में ऐसा होने वाला है? क्योंकि 2027 का अनुमान तो लगा के चल रहे थे कि होगा, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है कि ये कुछ जल्दी ही होने वाला है। चलिए संजय कुलकर्णी सर के पास चलेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, अमेरिकी थिंक टैंक की इस रिपोर्ट में कितना दम नजर आता है? हाल ही में हमने देखा कि एक बार फिर से चीन ने ताइवान के चारों तरफ एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है, तो क्या प्रेशर वाकई में बनाया जा रहा है
चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या सैन्य तौर पर, कि आप या तो सरेंडर कर दो या फिर हमसे लड़ाई के लिए तैयार हो? देखिए राजेश, वन चाइना पॉलिसी को लेकर के जिस प्रकार से चीन हमेशा कहता रहा है, लेकिन चीन इस बात को भी मानता है कि जो रीयूनिफिकेशन हो वो थोड़ा पीसफुल हो, ना कि लड़ाई के द्वारा। इसलिए जो भी कार्रवाई चीन करने की कोशिश कर रहा है, खासकर पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि जो दबाव ताइवान पर डाल रहे हैं, और खासकर कि जब नैन्सी पेलोसी का जो विजिट हुआ, उसके बाद जब उनके बिल्कुल। राष्ट्रपति का जब वो वहां पे वॉशिंगटन में गई और टच डाउन किया उन्होंने, उसको लेकर के भी तो चीन को लगता है कहीं ना कहीं जो ताइवान है ये और अमेरिका के अलाय, ये अभी नहीं है। 1945 टू 49 जब ताइवान जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जब दोनों हुए अलग अलग, और जिस प्रकार से ताइवान बना, तब से लेकर के आज तक अमेरिका ने हमेशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब चीन उनके साथ था, वही चांगहाई शेख जो उनके साथ खड़े थे, उन्हीं का राज जो है वो ताइवान में आया। तो उसको लेकर के माओ से तुंग का मेनलैंड में था जो कि अलग रहा, और ये इधर आया। तो अमेरिका का और ताइवान का रिश्ता अभी का नहीं, बहुत पुराना है। पर बार बार ये प्रेशर क्यों डाला जाता है? चीन जो है 1990 के बाद जो इकोनॉमिक टेक ऑफ हुआ, और आज की तारीख में अगर आज चीन जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $18 ट्रिलियन है, लेकिन तब भी उसका पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $13,000 है। लेकिन अगर हम ताइवान के देखें, ताइवान का आज का भी पर कैपिटा जीडीपी $45,000 है। तो ये कहना कि चीन जो है किसी वक्त भी उस एग्रेसिवनेस से ताइवान को नहीं लेगा, कि ताइवान की जो इकोनॉमी है, जिसको हम लोग चिप कहते हैं और या सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, वो उसके ऊपर आधारित है। और 90% जो चिप्स आते हैं वो ताइवान से जाते हैं। चाहे चीन ने उसकी काफी कोशिश की है, लेकिन जो मैं कहूंगा कि 3.5 नैनोमीटर वाले जो है, या 4.5 नैनोमीटर जो कि आप एप्पल में लगाते हैं, या हावे मोबाइल के अंदर लगाते हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में लगाने की वो सब 90% ताइवान में बनते हैं। अमेरिका भी इसके ऊपर डिपेंडेंसी उसकी ताइवान के ऊपर। कहा जाता है कि अब ट्रंप के आने के बाद और ट्रंप से पहले भी वो शुरुआत हो चुकी थी कि अमेरिका भी अपने आप को दूसरे के ऊपर ये क्या डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था। इसलिए 2030 तक अमेरिका भी इसके ऊपर टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और सुपर कंडक्टर्स को लेकर के टोटल सॉवरेनिटी, यानी उसको ना चीन के ऊपर, ना ताइवान के ऊपर, ना किसी देश के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसी हालात में अमेरिका भी नहीं चाहता है। और अमेरिका जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, फिलीपींस के साथ, ताइवान के साथ, जापान के साथ जिस प्रकार से क्वाड को लेकर के जो एक्सरसाइजेस करता रहता है, जिस प्रकार से उसके कैरियर ग्रुप साउथ चाइना सी में घूमते हैं, इंश्योरिंग फ्री नेविगेशन, इंटरनेशनल वाटर्स, रूल ऑफ लॉ, पर उसके बावजूद भी चीन ने जिस प्रकार से साउथ चाइना सी पे कब्जा दबा रखा है, और जो आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर सारे, चाहे फिलीपींस को लेकर हो, मलेशिया को लेकर के हो, इंडोनेशिया हो, ब्रूनी हो, सबके साथ उसकी अनबन है। लेकिन चीन किसी की परवाह ना करते हुए साउथ चाइना, अब चीन का मकसद है कि ताइवान एक जैसे हांगकांग है, एक वेरी रिच, पूरा एक मतलब कौन नहीं चाहेगा, तो हांगकांग तो उन्होंने ले लिया है, ब्रिटेन ने उनको दे दिया है, लेकिन ताइवान जो है उसका एक अलग स्टेटस है, और ताइवान के भी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। और ताइवान का अभी $45,000, आप समझ सकते हैं कि चीन की जितनी लड़कियां हैं वो सब के सब ताइवान में आकर के शादी भी करना चाहती हैं, क्योंकि वहां पे जो ताइवान में डेमोक्रेसी है, एक तरीके से लोकतंत्र सरकार होने के नाते, और वहां की जो चीन की लड़कियां हैं, जो मेनलैंड की लड़कियां हैं, वो इधर शादी करना चाहती हैं। क्यों? भाषा तो एक ही है, लोग तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काफी इंटीग्रेशन सोसाइटी का बहुत जबरदस्त है। ये कहना कि ताइवान और चीन के बीच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाहे ताइवान में आज भी बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, चीन में शायद कोई धर्म नहीं होएगा, लेकिन इंटरनली वो भी बौद्ध है। लेकिन कुछ भी हो तो ताइवान और चीन की पे नहीं करेगा, ऐसे ताइवानीज को भी लगता है। लेकिन ताइवान वो कॉम्प्लेसेंसी में नहीं आना चाहता है, चीन का कोई भरोसा नहीं है, चीन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो चीन करता है अपनी जो कार्रवाई उसको करनी है, दबदबा। लेकिन ताइवान जो है तैयारी में है, और अमेरिका उसके साथ खड़ा है, जापान उधर ही खड़ा है,
और फिलीपींस के साथ एक्सरसाइजेज हो ही रही हैं। तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है ताइवान को फिक्र नहीं करना चाहिए, और चीन जो कर रहा है वो अपने आप से करता रहेगा, चाहे वो फर्स्ट आइलैंड ठीक है केस में सर, भी आता होगा, लेकिन ऐसे लगता नहीं है। अटैक की यूएस तरफ नहीं जाएगा, हम आपका लोगों सीधे ने तौर पर कहना है। जी, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा सर, मुझे लगा था पीछे से कमान आ रही है। संजीव जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। यह भी समझना होगा कि क्या अमेरिका की एक रणनीति यह भी है कि डराओ और हथियार बेचो, क्या उस रणनीति का यह थिंक टैंक की रिपोर्ट हो सकती है? समझना होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है। अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट सामने आई जो कह रही है कि 2025 में ही चीन ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। इसी मुद्दे को हम डिकोड करने की कोशिश करें। संजीव श्रीवास्तव जी के पास हम चलेंगे। संजीव जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? क्या वाकई में शी जिनपिंग इतने ज्यादा गंभीर हैं कि वो ताइवान को लेकर बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं उस वक्त जिस वक्त पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन को नहीं जीत पाया है, और ताइवान तो उससे ज्यादा बल्कि प्रिपेयर है? और दूसरा पॉइंट कि कहीं अमेरिका और उसका थिंक टैंक क्या उस रणनीति पे काम तो नहीं कर रहे हैं कि डर दिखाते रहो, पहले रूस का दिखाया तो यूरोप को जमकर हथियार बेचे, और अब चीन का दिखाओ और चीन के जो पड़ोसी हैं उनको जमकर हथियार बेचो? सब राजेश जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शी जिनपिंग जो कि एक अति महत्वाकांक्षी नेता है, वो पूरे विश्व में चाइना का जो आधिपत्य है स्थापित करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चाइना को उसके ड्रीम को हासिल करने का समय आ गया है। डेंग जियाओपिंग कभी कहा करते थे कि हाइड योर एबिलिटीज और बाइड योर टाइम। अभी जो वर्तमान के चाइना के राष्ट्रपति हैं उनको ऐसा लगता है कि वो जो अपनी जो कैपेबिलिटीज को अब असर्ट करने का समय आ गया है, एग्रेसिव होने का समय आ गया है। वो चाइना ड्रीम की बातें करते हैं और एक औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड जैसा महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव लेकर के भी आए हैं, और अपने मिलिट्री का वो लगातार तेज गति से मॉडर्नाइजेशन करते जा रहे हैं, और 2049 तक उनका विश्व में नंबर 1 बन जाने का सपना है। तो वो अति महत्वाकांक्षी निसंदेह है, और उनकी महत्वाकांक्षा में ताइवान का भी एक अहम स्थान है। और ताइवान को लेकर के शी जिनपिंग जाहिर है कि वो एग्रेसिव व्यवहार कर रहे हैं। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का लगातार वहां के चाइना के फाइटर जेट्स के द्वारा इंकर्जन किया जाता है। जो चाइना की जो शिप्स है, नेवल शिप्स, वो लगातार उनके वाटर्स पे, टेरिटोरियल वाटर्स में जाती हैं और हर तरीके का हरासमेंट की एक्टिविटीज करती हैं। और इसी तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो चाइना साउथ चाइना सी में भी करता है, सिंकाकू आइलैंड्स के आसपास भी करता है। तो चाइना का जो पूरा व्यवहार शी जिनपिंग के नेतृत्व में है वो काफी एग्रेसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चाइना के इस एग्रेशन का जवाब देने के लिए ताइवान अपने आप को स्वयं से भी तैयार कर रहा है, और साथ ही साथ जो अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और ताइवान के साथ जो सबसे बड़ी शक्ति है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक शक्ति उसके साथ खड़ी है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके अन्य जो नेवल एसेट्स हैं, उनके जो फाइटर जेट्स हैं, वो अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की एक्सरसाइज को लगातार कंडक्ट करते हैं, और इस प्रक्रिया में ताइवान स्टेट में भी उनकी विजिट होती है, साउथ चाइना सी में भी वो जाते हैं। तो ये निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है राजेश जी की शी जिनपिंग ताइवान के प्रति एग्रेसिव रुख अख्तियार करने की उनकी मंशा अवश्य है। लेकिन जो ये थिंक टैंक की रिपोर्ट है जो कहती है कि 2025 में ये हमला हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई वर्तमान समय में संभावना है, क्योंकि चाइना आंतरिक रूप से वर्तमान समय में एक कमजोर स्थिति में जा रहा है। वहां की आर्थिक अवस्था, जो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार गिरी है। चाइना का चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, अन्य जो की सेक्टर्स हो, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और अब चाइना को जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी डील करना है अगले 4 वर्षों में, और डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख हो चाइना के प्रति काफी सख्त होगा। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात है तो वो तो टैरिफ वॉर भी शुरू कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट में, और उसका दबाव चाइना के ऊपर रहेगा। स्ट्रेटेजिक रूप से हम पिछले कार्यकाल के दौरान हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप 2017 में उन्होंने क्वाड को रिवाइव कर दिया था, और क्वाड का जो इनिशिएटिव उनके नए कार्यकाल के दौरान और भी अधिक सशक्त और मजबूत रूप से सामने आएगा। तो ये मेरा मानना है कि ताइवान की रक्षा के लिए ताइवान अपने आप को स्वयं से भी तैयार कर रहा है, और अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं मैं बस ताइवान एक ने पॉइंट आपसे हाइपरसोनिक मिसाइल तक भी बना ली है। बिल्कुल सर, मेरा एक पॉइंट है जिसका जवाब मैं चाहूंगा 1 मिनट में, फिर मैं अगली खबर पे जाना चाहूंगा। संजीव जी, जब जब किसी देश के अंदर आर्थिक हालात बिगड़ते हैं या जो उस देश के अंदर
तानाशाह है, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, तब हमने देखा है कि ध्यान भटकाने के लिए, अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए वो एक सैन्य हमले का इस्तेमाल करता है। तो क्या हम, जब आप कह रहे हैं कि चीन की आर्थिक हालत तक पतली होती जा रही है, तो हम क्या उस एंगल से चीजों को नहीं जोड़ सकते? राजेश जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। और ये जाहिर है कि हम इस तरीके की जो स्थितियों को हमने स्वयं फेस किया है। 1962 में माओ जेडोंग की, उनके देश के अंदर ही काफी आलोचना हो रही थी, उनकी आर्थिक नीतियों की, उनकी तिब्बत की पॉलिसी बिल्कुल की। सर। और उससे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक एडवेंचर, मिलिट्री एडवेंचर हमारे विरुद्ध कर दिया था। तो ये अवश्य है कि इस तरीके की संभावनाओं को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन राजेश जी, चाइना का जो चरित्र है उसको ताइवान भी बहुत अच्छी तरह समझता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अच्छी तरह समझते हैं, और क्वाड के जो देश है, हमारा अपना देश भी बहुत अच्छी तरह समझता बिल्कुल है। सर। और चाइना की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए, चाहे वो ध्यान भटकाने के उद्देश्य से ही क्यों न किया जाए, उसके लिए आज ताइवान भी तैयार है। जैसा कि मैं कह रहा था कि ताइवान ने हाइपरसोनिक मिसाइल तक बना करके रखी हुई है। जी जी। ट्विंग शियान करके एक जो मिसाइल है, उसका एक बड़ा जखीरा ताइवान अपने आप पास तैयार करके रखा हुआ है, कि ताइवान सिर्फ आत्मरक्षा की ही नहीं बल्कि कम्बैट की भी तैयारी उसने कर रखी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके साथ पूरी तरह से खड़ा है। और राजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई हमला करने की हिमाकत की, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का जो रिस्पांस होगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो रिस्पांस होगा, वो यूक्रेन से भिन्न होगा। और ये जो रिस्पांस ओके। है चाइना के विरुद्ध, कहीं डायरेक्ट हो सकता है, और जिसको लेकर के राष्ट्रपति बाइडेन ने तो कई बार इसको कहा कि हम सीधे सीधे कोई कार्रवाई करेंगे। क्योंकि राजेश जी, चाइना के द्वारा ताइवान पर किया गया कोई हमला और उसका ऑक्यूपेशन पूरे साउथ चाइना सी को खतरे में डाल देगा, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन बिल्कुल के सर। लिए और उसके रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए खतरा पैदा कर देगा। यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया, तो ताइवान की टेरिटरी का इस्तेमाल करते हुए चाइना अगला जो उसका कदम होगा, वो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर अपना पूरा डोमिनेशन स्थापित कर देने का और होगा। बिल्कुल इस और जो बात की पूरा जो आशंका है ट्रेड कि रूट सर है, जापान जो और फिलीपींस की पूरे तरफ वो जा सकता वो है। बाधित हो माफी जाएगा, चाहूंगा और बीच जिसको में कि मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय टोक रहा समुदाय हूं। स्वीकार नहीं करेगा। जी ठीक है, मैं बड़ी खबर के बाद आप दोनों के पास आता हूं सर। एक और बड़ी खबर है जिस पे बात बहुत जरूरी है, वो बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तालिबान को लेकर चीन पाक की नई साजिश, पखान कॉरिडोर पर कब्जा करेंगे चीन पाक। अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है पखान। भारत तालिबान की दोस्ती से क्या टेंशन में इस वक्त पाकिस्तान, ये तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। तालिबान को लेकर चीन पाक की नई साजिश, पखान कॉरिडोर पर कब्जा अब दोनों करना चाहते हैं। अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है पखान कॉरिडोर। और भारत तालिबान की दोस्ती की जो तस्वीरें हाल ही में सामने आई, उसके बाद इस्लामाबाद हिला हुआ है और असर बीजिंग पर भी दिखाई पड़ा है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। पखान कॉरिडोर पर ड्रैगन की नजर, पाक चीन मिलकर बना रहे रणनीति, ये पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है। पखान पर कब्जे की तैयारी में दोनों, ताकि तजाकिस्तान तक सीधी पहुंच पाकिस्तान को मिल जाए। चीन पाकिस्तान को भारत का डर है। अब डर क्या है वो नेक्स्ट ग्राफिक्स में मैं आपको बताऊंगा। डर इस बात का है कि अगर भारत ने पीओके को वापस लिया तो चाइना और पाकिस्तान का डायरेक्ट जो संपर्क है वो कट जाएगा। ये सबसे अहम पॉइंट है। पखान कॉरिडोर लगभग 350 किलोमीटर लंबा है, 16 से 64 किलोमीटर चौड़ा बताया जाता है। पाकिस्तान तजाकिस्तान के बीच ये एक बफर जोन का भी काम करता है। चलिए हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, आपके पास मैं आऊंगा। क्या वाकई में जो दुबई में एक मुलाकात हुई उसने इस्लामाबाद को और बीजिंग को एक नई टेंशन में डाल दिया है सब? राजेश, ये जो वखान कॉरिडोर है, इसका जो बॉर्डर है 92 किलोमीटर चीन के साथ लगता है। और ये सेंट्रल जी एशिया सर। और साउथ एशिया के बीच में जिस आदमी ने डुरान लाइन बनाया, उसी आदमी ने वखान कॉरिडोर भी बनाया, खासकर उस वक्त रूस से दूर रखने के लिए भारत को। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस प्रकार से सीपीईसी को लेकर के पाकिस्तान और चीन के बीच में काफी परेशानी आ रही है, और कितना भी कोशिश कर ले चीन, उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट तो हमने बहुत किया पाकिस्तान के अंदर, पर पाकिस्तान एक रिलायबल कंट्री नहीं है, उसके ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता। चाहे पाकिस्तान बार बार बोले कि हमारी जो दोस्ती है वो तो शहद सी भी मीठी है,
लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से सोने को लेकर के, तेल को लेकर के, कॉपर को लेकर के जो माइनिंग राइट्स धीरे धीरे करके चीन ने अफगानिस्तान से लेने की कोशिश की, तो चीन को लगता है कि इस वाखान कॉरिडोर के द्वारा केपीईसी बन सकता है, यानी कि खैबर पख्तूनवा इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर वो केपीईसी का कॉरिडोर निकालता है, उसका फायदा वो ईरान को भी देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान के संबंध पाकिस्तान से भी खराब है। ईरान के संबंध कई बार अफगानिस्तान के साथ भी परेशान में आते हैं। तालिबान को लेकर के तहरीक तालिबान, पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के संबंध भी अफगानिस्तान के साथ खराब है। तो पाकिस्तान को भी दूर रखना है, प्लस साथ में भी लेकर के चलना है, और चीन ने यकीन भी करना है कि उस मतलब वो क्या बोलते, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे वाला हिसाब किताब में चीन किसी प्रकार से भी वाखान कॉरिडोर के अंदर अफगानियों के साथ और अफगानिस्तान को आज की तारीख में तालिबान को जिस प्रकार से मैं कहूंगा एक तरह से डिप्लोमेटिक जो स्टेटस दिया है, वो दिया है चीन ने। तो उसको देखते हुए भी ये लगता है अफगानिस्तान को कि शायद चीन जो है किसी प्रकार से उसका करेगा, और भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इसको देखते हुए भारत अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सबको देखते हो, प्लस ईरान, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन को ऐसे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल एशिया के साथ उसके संबंध उन्होंने अच्छे रखने हैं, प्लस टेररिज्म को भी दूर रखना है, मुसलमान का इलाका है, और उसमें कहीं ना कहीं आतंक चीन के अंदर सिंकियांग प्रोविंस में ना फैल जाए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल एशिया के इस्लामिक प्रोविंसेस, अफगानिस्तान, तालिबान की से चाहे दोस्ती बनाए रखे, तो चीन अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखते हुए कि टेररिज्म ना आ जाए और किसी प्रकार से पाकिस्तान कहीं गड़बड़ ना कर दे, अफगानियों में बाद में तालिबान ना गड़बड़ कर दे, तो इसको देखते हुए जरूर वाखान कॉरिडोर को लेकर के चीन की दिलचस्पी काफी देखी जाती है। ठीक है सर। संजीव जी, मेरे पास 1.5 मिनट और बचा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर। जो दुबई में मुलाकात हुई और उसका क्या असर हुआ है इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान पर? देखिए राजेश जी, भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच का जो कनेक्ट है, पीपल टू पीपल कनेक्ट, बहुत ही अच्छा हमेशा से रहा है। चाहे वह तालिबान हो, जिसको कि जाहिर है कि भारत ने अभी रिकॉग्निशन नहीं दी है, लेकिन तालिबान के साथ भारत एक वर्किंग एंगेजमेंट बना के रखना चाहता है, और उसका सीधा उद्देश्य यह है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है वो लगातार पहुंचाना चाहता है। भारत ये भी चाहता है कि जो पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो कि भारत हैविली उसमें इन्वॉल्व था, वो भी आगे बढ़े। लेकिन जहां तक इस वाखान कॉरिडोर की बात है, तो मेरा राजेश जी ऐसा मानना है कि पाकिस्तान की मंशा जरूर हो सकती है कि वो इस तरीके के कब्जे को स्थापित करे, लेकिन चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ताजिकिस्तान हो, वो पाकिस्तान के इस तरीके की साजिशों में अपना हाथ न जलाने वाले नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि तालिबान के साथ चाइना भी एक बेहतर संबंध बना के रखना चाहता है, और अभी उसने एक डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी उसे दिया है वहां के एनवॉय को। तो जाहिर है कि ये और चाइना की जो नजर है वो तालिबान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों पे है, जो कि लगभग $3 ट्रिलियन तक के हैं। और यदि वाखान कॉरिडोर को कब्जा करने के लिए तरफ चाइना कोई बढ़ता है, तो तालिबान जाहिर है कि उसे स्वीकार नहीं करेगा, और चाइना के संबंध तालिबान से खराब हो सकते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो दुश्मनी वर्तमान समय में दिखाई दे रही है, जो भस्मासुरी, जो पाकिस्तान की नीतियों की वजह से जो पाकिस्तान ने अपने आप को जलाने का ही कार्य किया है, उस आग में मुझे नहीं लगता कि चाइना अपने हाथ जलाएगा या ताजिकिस्तान अपने हाथ जलाएगा। और वाखान कॉरिडोर को लेकर के जो ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट का जो दावा है, मुझे लगता है कि ये फलीभूत नहीं होने जा रहा है। लेकिन बहुत कुछ अभी सेंट्रल एशिया में होना बाकी है। माफी चाहूंगा आप दोनों खास मेहमानों से। आई नो कि आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए मेरे साथ और मेरे दर्शकों के लिए, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।